अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये अतीकुल्ला का फ़ोन आ गया था अभी। उसको तम तब। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम सलाम अब्दुर्रहमान बेटा। कैफ कैफ कैफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या मसला था तुम्हारा? वीडियो ऑन करो जल्दी से। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम सिविक्स की तरफ पेशकदमी कर चुके हैं और जमात दोहम की सिविक्स का जो पहला लेसन है, दस्तूर की पेश रफ्त, उस पर हम लोगों ने पिछले पीरियड में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए से, स्लाइड के ज़रिए से हमने वो बातें सीखी जो इस सबक से पहले की बातें, कि दस्तूर क्यों ज़रूरी था, हमारे मुल्क का कानून हमारे लिए क्यों ज़रूरी था, और दस्तूर बनने का जो अमल था वो किन मराहिल से गुज़रा, दस्तूर को बनाने में किन लोगों ने अहम योगदान दिया, किन लोगों का बहुत अहम रोल रहा, वो दस्तूर साज कमेटी कब तश्कील दी गई, दस्तूर साज कमेटी के मेंबरान कौन कौन थे, कितने मेंबरान पहले थे, तक़सीम हिंद के बाद में कितने मेंबरान रह गए, दस्तूर कब बनकर मुकम्मल हुआ, दस्तूर का निफास कब हुआ, ये सारी बातें हम लोग पिछले पीरियड में मालूमात हासिल कर चुके हैं। ठीक है, उसको रिवाइज़ करने की गालिबन ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि हमको आगे बढ़ना भी है। ठीक है, फिर भी मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराने के लिए फटाफट पहले कैमरा ऑन, अपना माइक ऑन करके बता देना। मुबीन बेटा, आप बताइए, हमारा दस्तूर का निफास कब अमल में आया, कब हमारा दस्तूर हम पर लागू किया गया, थोपा गया? 26 जनवरी सन 1950। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट को 26 जनवरी 1950 को हमारा दस्तूर हम पर नाफिज किया गया, हम पर थोपा गया। ठीक है, वेरी गुड। दस्तूर साज कमेटी के सदर कौन थे? अब्दुल रहमान बोलेंगे बेटा आप? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। नहीं बेटा, सदर, दस्तूर साज कमेटी के सदर। कौन बोलेगा? राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, दानियल, शाबाश। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये दस्तूर साज कमेटी के सदर थे। ठीक है, अच्छा। और दस्तूर की जो कॉपी है, मैंने आपको वही बताया था कि दस्तूर की कॉपी कहाँ पर है, दो मज़ामिन के अंदर, दो ज़बानों में वो दस्तूर हाथ से लिखा हुआ है। कौन कौन सी दो ज़बानें? जल्दी से। हमारा दस्तूर दो ज़बानों में लिखा हुआ है। कौन सी दो ज़बानें? ज़बान, दो ज़बानें। हाँ, बोलो हुज़ैफा। हिंदी और अंग्रेज़ी, ये दो ज़बानों में हमारा दस्तूर हाथ से लिखा हुआ है, और जो दिल्ली संसद भवन के अंदर हेलियम के डब्बे में महफूज है। और मैंने उसका बताया था कि वो हेलियम एक धात, एक कीमियाई अंसर है जो बेजायका है, उसमें कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, तो दस्तूर जो है वो। खैर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लक्ष्मीलाल कन्हैयालाल मिश्रा, चक्रवर्ती साहब, इन तमामों की काविशों से ये दस्तूर बन के मुकम्मल हुआ था। इसमें मखसूस, हाँ, मखसूस ज़ैली जमातें जो थी, निचली ज़ात के लोग, उनको भी फ़ौक़ियत दी गई, उनका भी एक रेशो रखा गया था। ठीक है, तो ये सारी बातें इस सबक से पहले की थी, जो मैं आपको बतला चुका था। ठीक है, अब हमारे दस्तूर के बारे में हम लोग अब मालूमात हासिल करेंगे। मैं आपको
स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहो। जी लिख लिए? दस्तूर ने, हमारे भारत के दस्तूर ने हमको एक मजहबी गैर जानिबदार, हमारा दस्तूर जो है, भारत का जो दस्तूर है, वो एक गैर मजहबी जमहूरी अवामी हुकूमत की तरफ हमको ले जाता है। हमारे दस्तूर ने, हमारे भारत के दस्तूर ने भारत को एक मजहबी गैर जानिबदार जमहूरी अवामी हुकूमत बनाया है। बच्चों, ये बहुत बड़ा ये जुमला है। चूँकि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं और हर मज़हब को ध्यान में रखकर हमारा दस्तूर बना है। हालांकि यहाँ पर कुछ मज़हब के लोग जो है वो अक़लियत में हैं, कुछ अक्सरियत में हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जो अक्सरियत वाले हैं उस मज़हब को ध्यान में रखते हुए भारत का दस्तूर जो है तश्कील दिया गया। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। भारत का जब संविधान बन रहा था, भारत का जब आइन बन रहा था, भारत का जब दस्तूर बन रहा था, स्क्रीन पर कोई टच नहीं करे। यहाँ से मुझे दिखता भी अभी मालूम पड़ रहा है, मैंने रिकॉर्डिंग में कर लिया हूँ कि कौन करता है। आज ही सेटिंग किया हूँ उसको, डिलीट कर दे इसको। हमारे भारत के दस्तूर ने भारत को एक गैर जानिबदाराना मजहबी जमहूरी अवामी हुकूमत बनाया। ठीक है, हमारा दस्तूर जो है वो हमको क्या देता है? समाजी इंसाफ और मसावत पर, समाज की तरक्की कैसी हो, इसका सबसे अहम जरिया जो है वो दस्तूर है। समाज के हर तबके को इंसाफ मिले, चाहे समाज का आला ज़ात का तबका हो, चाहे मुतवस्सित हो, चाहे अदना दर्जे का समाजी निज़ाम हो, हर एक को समाजी इंसाफ मिलना चाहिए और हर एक को मसावत, बराबरी, हर एक के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई छूत छात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, हर एक को तरक्की का, हर लोग, हर एक को समाज का, चाहे वो किसी भी ज़ात का फ़र्द हो, उसको समाज में तरक्की का यकसा मौका फराहम करता है हमारा दस्तूर, हमारा कानून, हमारा आइन जो है वो समाज के हर तबके के लोगों को तरक्की के रास्ते पर गामज़न करता है। इसका सबसे अहम ज़रिया जो है वो दस्तूर है। और बच्चों, मैं आपको बताते चलो कि भारत वो वाहिद जमहूरी मुल्क है जहाँ पर हर एक के मज़हब को ध्यान में रखते हुए दस्तूर को तश्कील दिया गया। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम लोग चलेंगे और उसमें दस्तूर के अहम नुकात पर हमको जो बात करनी है, 3 अहम नुकात पर हमको बात करनी है। हमारे दस्तूर के 3 अहम नुकात पर हमको आज बात करनी चाहिए। दस्तूर का पहला अहम नुक्ता जो है वो हमारे आंखों के सामने है, ये जमहूरियत। जमहूरियत, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जमहूरियत किसको कहते हैं। अवाम की, अवाम के लिए और अवाम के ज़रिए चलने वाली हुकूमत जमहूरी हुकूमत कहलाती है। तो दस्तूर के अहम नुकात में हम जमहूरियत को पढ़ेंगे, इसके ज़ैली नुकात भी उसको भी देखेंगे। दूसरा पॉइंट जो है हमारे नज़रों के सामने रहेगा वो है समाजी इंसाफ और मसावत। हमारा दस्तूर हमको हर समाज के हर फ़र्द को इंसाफ दिलाता है और समाज में बसने वाला हर शख्स को मसावी दर्जा फराहम करता है। ये हमारे मुल्क के दस्तूर की इनफरादियत है, अलग पहचाने, जो पूरी दुनिया के अंदर एक अलग दस्तूर के तौर पर माना जाता है। और तीसरी और जो अहम नुकात है वो ये है कि हमारा मुल्क का अदालती निज़ाम जो है वो कैसा है। अदालती निज़ाम हुकूमत, हुकूमतें चाहे कैसी भी हो, लेकिन लोगों को आज भी हमारे अदालती निज़ाम पर भरोसा है। तो प्यारे बच्चों,
आज के इस पीरियड में हम इन 3 अहम नुकात पर मालूमात हासिल करेंगे। एक है जमहूरियत, कि जमहूरियत के अंदर हमें क्या क्या आज़ादी दी हुई है, जमहूरी निज़ाम हुकूमत में हमको किन किन चीज़ों की आज़ादी दी हुई है, इस पर हम बात करेंगे। वक्त रहा हमारे पास में तो समाजी इंसाफ और मसावत पर भी आज हम देख लेंगे, ठीक है, ये समाज। और तीसरी जो चीज़ है वो अदालती निज़ाम हुकूमत, हमारा अदालती निज़ाम हुकूमत कैसा है, ठीक है। तो चलिए हम दस्तूर के अहम नुकात के पहले नुक्ते की तरफ चलते हैं, जिसका पहला उन्वान है जमहूरियत। अब जमहूरियत के अंदर बच्चों 4 नुकात पर हमको बहस करनी है। एक है सियासी पुख्तगी, ये दूसरा है वोट देने का हक। हमारा जो हक है, जमहूरियत का सबसे बड़ा हथियार जो है वो वोट देने का हक है, ये वोट देने का हक है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है जमहूरियत ला मरकजियत। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को इक़्तिदार मरकज़ी और रियासती और मुकामी खुद मुख्तारी हुकूमतों के ज़रिए बांटा गया है। तो ये मतलब यहाँ पे कोई एक सेंट्रल पॉइंट नहीं है, जमहूरियत ला मरकजियत। और चंद सालों पहले एक हमारे दस्तूर ने हमको एक बहुत ही अहम काम ये दिया है, वह है हक़ मालूमात, जिसको हम लोग कहते हैं RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये एक बहुत बड़ा हथियार है बच्चों, जो हमको अभी चंद सालों पहले मिला है। 2005 में ये हक़ मालूमात जो है, जिसके ज़रिए हमको बहुत कुछ लोगों के बारे में जानने का मौका इनायत मिला, ठीक है। तो चलिए ये 4 जमहूरियत के अहम सुतून थे जिसको हमने देखा। जमहूरियत के पर ये 4 सुतूनों पर जमहूरियत की ये इमारत टिकी हुई है। प्यारे बच्चों, में जो बात बतला रहा हूँ, ये जमहूरियत की जो इमारत है वो 4 सुतूनों पर टिकी हुई है। अगर इन एक सुतून में भी अगर दरार आ गया, एक सुतून भी अगर कमज़ोर पड़ गया, तो जमहूरियत की जो इमारत है वो ढह जाएगी। जमहूरियत का जो मजबूत किला है वो रेशा रेशा हो जाना, पास हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जमहूरियत के पहले सुतून के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, जिसका नाम है सियासी पुख्तगी। क्या है सियासी पुख्तगी? सियासी पुख्तगी से क्या मुराद है? सियासी पुख्तगी क्या है? सियासी पुख्तगी अवामी शमूलियत और सियासी मुकाबला आराई के ज़रिए मुल्क में मुख्तलिफ सियासी अदारे वजूद में आते हैं। सियासी पुख्तगी कब होंगी बच्चों? जब अवाम की शमूलियत होगी, अवाम का इन्वॉल्वमेंट, अवाम जब हुकूमत साजी में बड़े जोश और खरोश के साथ में हिस्सा लेंगी, तब सियासी पुख्तगी देखने में आएगी। एक बात तो सियासी पुख्तगी में सबसे अहम रोल होता है अवाम का। अवाम जब तक बेदार नहीं होंगे, अवाम जब तक सियासी मामलात में शामिल नहीं होंगे, तब तक सियासी पुख्तगी नहीं आ सकती। आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर अवाम जो है वो हुकूमत से बिल्कुल मतलब बेपरवाह है। अवाम जो है आज भी बस इलेक्शन हुआ, वोट दे दिए, किसको वोट दिए कोई वो नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी है कि भाई जाना है, वोटिंग करना है, आ जाना है। बल्कि बाज़ जगह तो देखने में ये आया है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग भी अपनी राय का, अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इस दिन जो है वो निजी अदारों को भी और गवर्नमेंट को भी, अदारे जो होते हैं उनको छुट्टी डिक्लेयर होती है। तो अच्छे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अपनी सबसे बड़ा जो जमहूरियत का सबसे बड़ा जो हक है वोट का, वो इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए बच्चों, सियासी पुख्तगी लाने के लिए सबसे अहम ज़रूरी चीज़ है अवामी शमूलियत, अवाम का शामिल होना। और उसके बाद में सियासी मुकाबला है। हेलो सर। हाँ बेटा।
कौन आया ये? अतीकुल्ला अतीकुल्ला माइक बंद कर ले। सियासी मुकाबला रही। दूसरी भी माइक बंद कर दो। एक चीज तो ये है अवाम की शमूलियत। एक चीज है अवाम की शमूलियत, अवाम शामिल रहे। दूसरा, सियासी मुकाबला आराई होनी चाहिए किसी भी चीज में बच्चों, किसी भी चीज के अंदर सियासी मुकाबला आराई, कंपटीशन होना चाहिए, मध्य मुकाबिल होना कोई चाहिए। आपकी क्लास में अगर आपका कोई मध्य मुकाबिल नहीं है, फर्स्ट रैंक वाला बच्चा जो है वो 90 ला रहा है और सेकंड रैंक वाला बच्चा जो है वो 50 और 60% आ रहा है, तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं हुआ। अतिकुल्ला माइक बंद कर दे। हाँ ठीक है। जी, तो सियासी मुकाबला आराई जो है वो बहुत ज़रूरी है। सियासी मुकाबला आराई बहुत ही ज़रूरी है। अगर सियासी मुकाबला आराई नहीं होगी तो सियासी पुख्तगी भी नहीं आ सकती। सियासी पुख्तगी के अंदर दो पॉइंट आपको बताया मैंने। अवाम की शमूलियत हो, सियासत के हुकूमत साजी का मामला हो या कुछ भी मामला हो, उसमें सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है अवाम की शमूलियत, अवाम का इन्वॉल्वमेंट होना। और दूसरी चीज़ है उनके अंदर आपस में सियासी मुकाबला रही हो, मतलब ये कि अपोजिशन हो। अतिकुल्ला माइक आप मत चालू करना। तो आपका फोटो ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ है। मुकाबला आ रही, सियासी मुकाबला रही ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ सियासी अदारे हैं, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो या मुकामी खुद मुख्तार जो अदारे हैं वो वजूद में आते हैं। और दूसरी जो अहम चीज़ है वो सियासी पार्टियाँ जो है वो वोटर्स जो होते हैं, राय दहिंदगान, वोटर को बेदार करने का काम करती है। सियासी पार्टियाँ जो है ये वोटरों को लुभाने का, उनके अंदर बेदारी पैदा करने का कि वो अपने घरों से निकले और इलेक्शन के प्रोसेस में जो है हिस्सा ले। अपने जमहूरियत ने उनको जो सबसे अहम काम दिया है उस काम को वो करे और सारी मुसीबतों को बालाए ताक रखकर वो निकले अपने घरों से और जमहूरियत का सबसे बड़ा जो हथियार है वो वोटिंग का, वो वोट आकर करे। ठीक है, तो ये है सियासी पुख्तगी। चलिए दूसरी पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा पॉइंट, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हाँ म्यूट कर दे तो अपने आवाज को। हाँ तो बच्चों हम लोग देख रहे थे जमहूरियत के जो 4 सुतून हैं, तो 4 सुतून में सबसे अहम सुतून एक जो है वो सियासी पुख्तगी है। सियासी पुख्तगी उस वक्त तक के मजबूत नहीं होगी जब तक मुल्क की आवाम जो है वो बेदार नहीं होगी। हुकूमत साजी के कामों में आवाम की शमूलियत, आवाम का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा जमहूरी हुकूमत के अंदर पूरा जो सर्कल है वो आवाम पर है। आवाम के लिए, आवाम के ज़रिए चलने वाली हुकूमत जमहूरी हुकूमत। जमहूरियत के अंदर पूरा जो अहम रोल है वो आवाम का है। जब आवाम ही बेदार नहीं होगी, आवाम ही प्रोसेस के अंदर नहीं आएगी, सियासी सरगर्मियों के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होंगी, अपने वोट का इस्तेमाल अगर वो नहीं सही तरीके से करेगी तो सियासी पुख्तगी नहीं आ सकती, एक बात। और सियासी पुख्तगी आने के लिए दूसरी चीज़ है सियासी पार्टियों की आपस में मुकाबला आराई, अपोजिशन हो। बच्चों जब किसी एक पार्टी ही बरसरे इक़्तिदार रहती है और अपोजिशन जो है वो खामोश रहता है, अपोजिशन कुछ नहीं बोलता, तो फिर जो है वो हुकूमत के वारे नहरे हो जाते हैं, मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है
कि सियासी पार्टियों में मुकाबला आराई हो, सियासी पार्टियों के अंदर आपस के अंदर कंपटीशन हो। मैंने आपको मिसाल के ज़रिए बताया कि अगर आपकी क्लास के अंदर एक बच्चा 90% वाला बच्चा है और सेकंड रैंक पे आने वाला बच्चा जो है वो 60 पर है या 50 पर है या 70 पर है, तो ये मुकाबला आ रहा ही नहीं, बहुत लंबा गैप है। बल्कि यहाँ पे तो मुकाबला आ रही हो, तो पहला बच्चा जो है वो 90 है तो दूसरा जो है 89.85, मतलब विदिन एक नंबर 2 नंबर का। तो जब इनके अंदर कंपटीशन होगा तो पहला रैंक आने वाला बच्चा जो है वो बोलेगा कि नहीं मैं और आगे बढ़ूँ, मैं 95 तक जाऊँ, परसेंटेज मेरा 95 तक रहे, तो दूसरा भी इसको अचीव करेगा, छूने की कोशिश करेगा। बात समझ रही? तो इस तरह जब इनके अंदर मुकाबला आ रही होगी तो क्या होगा, दोनों की तरक्की होगी। समझा? तो ये है मुकाबला आ रही। तो सियासी पुख्तगी के अंदर मैंने जो 2 पॉइंट खास तौर से बताया, एक तो ये कि अवाम की शमूलियत और दूसरा सियासी पार्टियों में मुकाबला आ रही हो। ठीक है, ये चीज़। अब अगली स्लाइड में बने रहे मेरे साथ में। दूसरी चीज़ मेरे साथ बने रहिए आप। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ तक हम लोग हो चुका था। ठीक है, ये हुआ था हमारा सियासी पार्टियों अवाम को बेदार करने का, वोटर्स को बेदार करने का काम करती है। दूसरा हमने पॉइंट पढ़े थे वो है वोट का, वोट देने का हक। ठीक है बच्चों, वोट का हक, ये जमहूरियत का दूसरा सुतून, दूसरा पिलर और हमारा सबसे बड़ा हथियार वोट। क्या कहते हैं, हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने आज़ादी के बाद, आज़ाद होने के बाद सबसे पहले अपने मुल्क के बालिग शहरियों को वोट देने का यकसा हक अता किया था। उस वक्त, स्क्रीन को टच ना करें, उस वक्त उम्र जो है वोट देने की उम्र वो 21 साल थी। उस वक्त वोट देने की उम्र 21 साल थी। अब उसको घटा के 18 साल किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा ले सके और हुकूमत बनाने में उनका एक अहम योगदान रहे। तो वोट का जो हक है ये जमहूरियत का दूसरा पिलर है। तो इसमें है 18 साल से ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, ज़्यादा आ गया, 18 साल से ज़्यादा उम्र के राय दहनगान इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। 18 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर्स, राय दहनगान मतलब वोटर्स, वो इलेक्शन में वोट देने के अमल में हिस्सा ले सकते हैं। राय दहनगान की वजह से सियासी पार्टियां अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरती है। दूसरा पॉइंट, वोटरों की वजह से ही, वोटर्स की वजह से ही, हम और आपकी वजह से ही सियासी पार्टियां, फिर माइक चालू किया, सियासी पार्टियां अवाम की तवक्कात पर, अवाम की कामों पर, अवाम की ख्वाहिशात पर, अवाम की ख्वाहिशात पर, अवाम की तवक्कात पर और अवाम के कामों के मुताबिक वो इक़्तिदार की हुसूल की कोशिश करती है। हर सियासी पार्टी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको वोट मिले और वो अवाम की तवक्कात पर पूरा पूरा उतरे। ठीक है, तो ये जमहूरियत का दूसरा सुकून हमने पढ़ा। तीसरी स्लाइड आपके नज़रों के सामने। अच्छा, ये 2 चीज़ें होने के बाद में अब तीसरा जो है वो है जमहूरियत लामरकजियत। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो जमहूरियत लामरकजियत है। मतलब ये कि हुकूमत जो है अवाम का गलत इस्तेमाल नहीं करती और अवाम को हुकूमत में शामिल होने के यकसे मौके फराहम करती है। इस स्लाइड को हम ये 2 सुकून तो आज पढ़े, 2 सुकून के बारे में हम लोग मालूमात बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास बचा हुआ है आधे का वक्त है रिवाइज का। आपने कितना अक्स किया, कितना आपने इस पीरियड को आपने समझने की कोशिश की। ठीक है, तो मैं अभी जो है स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ और अब आपसे मैं सवालात कर रहा हूँ। चलिए, अपने अपने कैमरे को जो है अभी आप लोग सॉरी इसको माइक को
ठीक है, गुड। चलिए मैं देख रहा हूँ ऐसे सबके अल्हम्दुलिल्लाह माइक सर अपने आवाज अपने। नहीं आ रहा है ठीक से। अतिक तेरा माइक बंद कर दे, इसको रिमूव कर देते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए चलिए दानियल यस सर। आप बताइए बेटा। ठीक है, दस्तूर के अहम नुकात कितने हैं? दस्तूर 4। 4। कौन कौन से? सियासी पुख्तगी, हम्म, वोट का हक, ओके, जमहूरियत लामरकजियत, हाँ, हक मालूमात। अच्छा। वासिफ सही है ये जवाब? वासिफ? जी सर। हाँ, दस्तूर के अहम नुकात मैंने जो बताया था, तो हाँ। दानियल ने कहा कि सियासी पुख्तगी और वोट देने का हक और जमहूरियत लामरकजियत और आरटीआई, सही है? वासिफ माइक ऑन करो। जी, हाँ। जमहूरियत के अहम नुकात, दस्तूर के अहम नुकात कौन कौन से थे? मैंने आपको स्लाइड के जरिए बताया था। सर मैं बताऊँ, हाँ बताइए, साथ बताओ। जमहूरियत, हाँ, वेरी गुड। अदालती निज़ाम हुकूमत, अदालती निज़ाम हुकूमत, वेरी गुड। और सियासी, समाजी और माशी, समाजी और माशी, ठीक है, मसावत, ठीक है, ये 3 समाजी दस्तूर के, इंसाफ और ओके मसावत। ओके, हाँ ये 3 दानियाल नोट कर लो बेटा। दस्तूर के अहम नुकात जो है, हमारे दस्तूर ने इन 3 बातों पर ख़ास ध्यान दिया है। जमहूरियत, पहला पॉइंट था जमहूरियत। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था वो समाजी इंसाफ और मसावत, समाज के हर तबके को इंसाफ मिले और समाज के हर तबके के साथ मसावत हो। इंसाफ हर किस्म का, आज़ादी हर किस्म की, समाज के हर तबके को आज़ादी हो बात करने की, अपने मज़हब पर चलने की, अपना पेशा मुंतखब करने की, ये आज़ादी है, ठीक है। और समाज के हर तबके को तरक्की के यकसा मौक़े हासिल हो, मसावत। और तीसरा चीज़ थी अदालती निज़ाम हुकूमत, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, दावा साथ, एक्सेलेंट जॉब। चलिए अब बताइए दानियल, अब जमहूरियत के 4 नुकात, ये जवाब था जो आप बता रहे थे। जमहूरियत के वो 4 नुकात, सियासी पुख्तगी, वोट देने का हक, जमहूरियत लामरकजियत, और चौथा पॉइंट है जो 2005 में, वो है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ओके। तो जिनमें से 2 पॉइंट पर, हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन। चलिए अब्दुल रहमान बताइए आप। कैमरा ऑन करिए, मुझे यहाँ पे कैमरा ऑफ कर दिया तो। हाँ अब्दुल रहमान बताइए, वोट देने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? हमारे दस्तूर ने हमको वोट देने के लिए क्या उम्र मुतय्यन की है? जल्दी से अयान। हाँ सर। बोलिए, वोट देने के लिए उम्र की क्या कैद है? कितनी उम्र होना चाहिए वोटिंग के लिए? 18 सर। 18 साल, कैफ का जवाब आया, वेरी गुड। 18 साल, पहले वो 21 साल की उम्र थी। 21 साल की उम्र के लोग जो है वो वोट के अंदर हिस्सा ले सकते थे, लेकिन अब उसकी उम्र को घटाकर 18 साल, हाँ 18 साल किया गया। इसकी वजह ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा ले और जमहूरियत के अंदर एक माविन और मददगार की हैसियत से वोट दे अपने सके। काम अंजाम दे सके। ये जमहूरियत का बच्चों सबसे बड़ा हथियार है,
वोटिंग हमारे जमहूरियत का सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, चंद सालों में आप भी जो है इस हथियार का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके सामने मैंने कहा था। ठीक है, आप अगर कभी कुछ डिस्टर्बेंस हो तो अपने मेरे यूट्यूब चैनल के पर भी वीडियो में अपलोड करता हूँ, उस पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगले 2 पॉइंट जो है इंशाल्लाह अगले पीरियड में हम लोग हासिल करेंगे। एक जमहूरियत लामरकजियत और दूसरा जो है वो RTI। ठीक है, ठीक है, चलिए और किसी को कुछ पूछना है?